इस एपिसोड को समझने के लिए पिछला एपिसोड जरूर देखें। अंश अनामिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ स्वीट हार्ट, मेरा सर भी फोड़ देना और उसका भी फोड़ देना। अब ठीक है, अब आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बोलकर अंश अनामिका को सुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अनामिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी दोनों आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। और कमाल की बात यह थी कि अंश की नींद हराम करके अनामिका कुछ ही मिनट में गहरी नींद में सो गई। अंश ने जब अनामिका का सोता हुआ चेहरा देखा तो खुद में ही बड़बड़ाया, मेरी नींद हराम करके कैसे चैन की नींद सो गई। मुझे पहले से ही पता था मेरी स्वीटहार्ट सबसे अलग है, जो अपने पति को ही मारने की धमकी दे रही है। अगर पहले पता होता कि सीरियल और ड्रामा देखकर मेरी बीवी उनकी तरह बन जाएगी तो कभी नहीं देखने देता, बोलकर उसकी नज़र अनामिका के सोते हुए चेहरे पर गई, जो नींद में भी शायद अंश को परेशान करके मुस्कुरा रही थी। ये सब देखकर अंश चिढ़ गया, मुझे परेशान करके कैसे मैडम स्माइल कर रही है, बोलकर वो थोड़ा अनामिका के चेहरे के ऊपर झुका और उसके फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, लव यू स्वीट हार्ट, और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, बोलकर अंश अनामिका के चेहरे को देखकर मुस्कुराया और आगे बोला, स्वीट हार्ट, अगर मुझे पता होता कि एक सेक्रेटरी रखने की वजह से तुम इतना गुस्सा करोगी तो पहले ही रख लेता, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा देखने का अलग ही मज़ा है, बोलकर उसने अनामिका के गाल पर हल्के से किस की और लाइट ऑफ करके उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। अगला दिन आज आकर रागिनी ने सिंगापुर फ्लायर देखने का डिसाइड किया और जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके दोनों ने पहले शॉपिंग करने का डिसाइड किया और दोनों गाड़ी से निकल गए सिंगापुर मॉल की तरफ। सिंगापुर आकर रागिनी पहले का जो सब कुछ उसके साथ हुआ था वो लगभग भूल ही चुकी थी और आराम से सिंगापुर को एंजॉय कर रही थी। वहीं रागिनी को खुश देखकर आगरे भी काफ़ी खुश था। अब आगरे को समझ आया कि अंश ने उन दोनों को सिंगापुर क्यों भेजा, क्योंकि सिंगापुर ही वो जगह है जहाँ रागिनी अपना सब कुछ भूल सकती है, जो भी उसके साथ हुआ। यहाँ कर रागिनी में थोड़े बदलाव आ गए थे। हमेशा रोने और बेचारी दिखने वाली रागिनी अब हमेशा मुस्कुराती रहती और हर चीज़ को अच्छे से इंजॉय कर रही थी। रागिनी आगरे मॉल में आए तो मॉल के मैनेजर ने उन दोनों का स्वागत किया और रागिनी आगरे दोनों अपने लिए शॉपिंग करने लगे। आगरे ने पहले अपने लिए लॉन्ग ड्रेस सिलेक्ट की, लेकिन वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कुछ हटकर ट्राई करने का डिसाइड किया। तभी उसकी नज़र ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पर गई, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रागिनी ने उसे ट्राई करने का डिसाइड किया और उस ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम में चली गई। आगरे ने तब तक अपने लिए शॉपिंग कर ली थी। वो रागिनी को ढूंढते ढूंढते लेडीज सेक्शन में आया। तभी उसकी नज़र रागिनी पर गई, जो खुद को मिरर में देख रही थी। उसने ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, वो अपनी नेचुरल ब्यूटी में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। आगरे अभी रागिनी को देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र वहाँ खड़े एक पहचाने शख्स पर पड़ गई, जिसने ग्रीन कलर की शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वो आदमी दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उस आदमी को देखते ही आगरे की मुस्कुराहट उसके होठों से चली गई और उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने वापस रागिनी की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए इन सबसे अनजान मिरर में खुद को ही दिख रही थी। रागिनी को शॉर्ट ड्रेस में देखकर जहाँ कुछ देर पहला रागिनी मुस्कुरा कर उसे देख रहा था, अब उसकी वो स्माइल भी गायब हो गई थी। इसका मतलब रागिनी ने इस आदमी के कहने पर ऐसी ड्रेस पहनी है। आगरे ने मन ही मन सोचा और गुस्से में रागिनी के पास आकर बोला, इसे अभी के अभी चेंज करो। रागिनी जो मुस्कुरा रही थी, आगरे की बात सुनकर उसने पलटकर उसकी तरफ देखा और कन्फ्यूजन से बोली, क्या मतलब मैं इसे चेंज करूं? तभी रागिनी की नज़र हर्षित पर पड़ गई, जो वहीं खड़ा उसे देख रहा था। हर्षित रागिनी के पास आकर मुस्कुराते बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। रागिनी हल्के से मुस्कुरा दी। उन दोनों को ऐसे मुस्कुराते देखकर आगरे हल्के गुस्से में रागिनी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए हर्षित से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? आगरे के हाथ पकड़ने से रागिनी के दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई। आगरे ने कसकर रागिनी का हाथ पकड़ा हुआ था
और वो हर्षित के सामने रागनी पर अपना पूरा हक दिखा रहा था, ताकि अगर हर्षित के दिल में रागनी के लिए कोई फीलिंग भी हो तो निकल जाए। वहीं रागनी आगरे के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से शॉक्ड रह गई और धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आगरे की पकड़ उसके हाथ पर और भी मजबूत हो गई, जिससे रागनी के चेहरे पर दर्द की सिकन आ गई। हर्षित ने जब अपने सामने रागनी को दर्द में देखा तो उसको गुस्सा आ गया। वो मुंबई में सिंगापुर सिर्फ इसलिए आया था ताकि अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सके, और उसी के सामने कोई उसकी बहन को दर्द दे रहा था। यह उससे बर्दाश्त कैसे होता। हर्षित गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आगरे से बोला, रागनी का हाथ छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। लेकिन आगरे पर तो जैसे भूत सवार हो गया था। वो हर्षित को इग्नोर करके रागनी को लगभग वहां से खींचते हुए ले जाने लगा। रागनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगरे को अचानक से हुआ क्या है। उस दिन भी वो उसके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा था और आज भी। लेकिन जो भी हो, आगरे की इस हरकत से रागनी के दिल को काफ़ी ठेस पहुंची थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपना हाथ छुड़ाते हुए धीरे से बोली, आगरे प्लीज़ लीव माई हैंड। रागनी का नाम सुनकर आगरे का दिल पसीज गया, लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और धीरे से बिना उसकी तरफ मुड़े बोला, आप तो ऐसे ड्रेस कभी नहीं पहनती, और आज उसके कहने पर आज आपने इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी क्यों। आगरे का सवाल सुनकर रागनी हल्के गुस्से में उससे बोली, आपसे किसने कहा कि मैंने उनके लिए या फिर उनके कहने पर वो ड्रेस पहनी। मेरा मन हुआ तो मैंने पहन ली, और इसमें प्रॉब्लम क्या है। आगरे गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर उसका चेहरा देखते हुए चिल्लाकर बोला, प्रॉब्लम है मुझे। जब कोई और तुम्हें देखता है या तुम्हारी तारीफ करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा आता है। रागिनी ने अपने आसपास देखा तो वहां खड़े लोग मुड़ मुड़ कर उन दोनों की ही तरफ देख रहे थे। ये देखकर रागिनी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और आगरे से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में वहां से भाग गई। आगरे भी इतनी ज़्यादा गुस्से में था कि ना ही उसने रागनी को रोका और ना ही उसके पीछे गया और वहीं गुस्से में खड़ा रहा। वहीं रागनी रोते हुए सिंगापुर की रोड पर भाग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसके पीछे से ब्लैक कलर की गाड़ी आ रही थी। ड्राइवर बार बार रागनी की साइड हटने के लिए बोल रहा था और हॉर्न भी बजा रहा था, लेकिन रागनी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो गाड़ी रागनी के एकदम से करीब आ गई, लेकिन गाड़ी रागनी को जरा भी छू पाती किसी ने उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लिया। जब जाकर रागनी अपने होश में आई और जब उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो खुद को और संभाल नहीं पाई और फफक कर रो पड़ी। हर्षित ने जब अपनी बहन को इस कदर से रोते देखा तो प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगा। रागनी रोकर कुछ शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो हर्षित के सीने से लगी है। ये देखकर रागनी एकदम से झेप गई। और हर्षित से अलग होकर अपने आंसू से छुपाने की कोशिश करने लगी और बोली, थैंक यू, और वहां से जाने लगी। रागनी को कुछ ना आ जाए इसलिए वो भी पैदल उसके साथ चलने लगा। रागनी ने हर्षित को अपने साथ चलते देखा, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं बोला। और वहीं जब आगरे का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसे रागनी का ख्याल आया, जो गुस्से में पता नहीं अभी कहाँ गई होगी। ये सोचकर आगरे बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ये मैंने क्या कर दिया, पता नहीं रागनी कहाँ होगी। उसे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही उसके पास होटल का एड्रेस है। सोचकर वो जिस तरफ से रागनी गई थी उसी तरफ भागते हुए जाने लगा। वहीं अंश अनामिका का रेगुलर चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लाया था और अनामिका की जिद के कारण इस बार उसने हॉस्पिटल खाली नहीं करवाया था। चेकअप करवाकर दोनों हॉस्पिटल के बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठने लगे। तभी अनामिका के कानों में किसी लेडी की आवाज़ पड़ी, रागनी। रागनी नाम सुनकर अनामिका चौंक कर पीछे पलटी तो एक औरत जिसने ग्रे कलर की सिल्क की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी वो उसे बुला रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि गीता जी थी, जो कुछ काम से हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। तभी उनकी नज़र अनामिका पर पड़ गई।
जो किसी लड़के के साथ थी। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गई क्योंकि हर्षित ने उन्हें बताया था कि रागिनी सिंगापुर जा रही है और वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। अगर रागिनी सिंगापुर में है तो वो यहाँ कैसे? इसलिए उन्होंने रागिनी को आवाज़ देकर बुलाया। गीता जी अनामिका के पास आकर मुस्कुराते हुए उससे बोली, रागिनी बेटा तुम यहाँ हॉस्पिटल में, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने फिक्र करते हुए अनामिका से पूछा। उस औरत के मुंह से रागिनी नाम सुनकर अनामिका एकदम से चौंक गई। तभी अंश, जो अनामिका की गाड़ी में बैठने का वेट कर रहा था, जब उसने देखा कि अनामिका एक औरत से बात कर रही है, तब वो भी गाड़ी से उतरकर अनामिका के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अनामिका से पूछा, कौन है ये? क्या तुम इन्हें जानती हो? अनामिका ने कन्फ्यूजन से गीता जी की तरफ देखा और फिर अंश को मना करते हुए बोली, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। अनामिका के यहाँ बोलने पर गीता जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उसे याद दिलाते हुए बोली, रागिनी मैं गीता आंटी, हर्षित की मम्मी, जिसके बुलाने पर तुम पार्टी में आई थी। उनके मुंह से रागिनी नाम सुनकर अनामिका और अंश दोनों को समझ आ गया कि इस औरत को कोई गलत फहमी हुई है। ये अनामिका को रागिनी समझ रही हैं और गलती उनकी नहीं, बल्कि वो दोनों बहनें एक जैसी ही थीं। अगर उन दोनों को मैचिंग ड्रेस पहनाकर खड़ा कर दिया जाए तो किसी के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाए। और वही गीता जी तो अभी सिर्फ एक बार रागिनी से मिली थी और वो भी अनामिका और रागिनी के बीच में धोखा खा गई। इस वक्त अनामिका के गले में मंगलसूत्र था, लेकिन दुपट्टे के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा था और सिंदूर भी बालों के बीच में लगा हुआ था, जिस वजह से उन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। अनामिका गीता जी की गलतफहमी दूर करते हुए मुस्कुराकर बोली, आई एम सॉरी आंटी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं रागिनी नहीं, उनकी छोटी बहन अनामिका हूँ। पर आप रागिनी दी को कैसे जानते हो? मेरा मतलब, उन्होंने मुझे कभी आपके बारे में नहीं बताया। अनामिका ने हल्का मुस्कुराते हुए उनसे पूछा। गीता जी, जो किसी गहरी सोच में डूब गई थी, अनामिका की बात सुनकर अपने सेंस में वापस आई और बोली, मेरा बेटा हर्षित रागिनी बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसने रागिनी को अपने पापा यानी कि मेरे पति के बर्थडे पर बुलाया था, तब वो हमसे मिली थी। बोलकर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और अनामिका से माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। अनामिका ने जल्दी से उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। गीता जी लगभग उसकी माँ की उम्र की थी, तो वो उनसे कैसे अपने सामने हाथ जुड़वा सकती थी। भले ही अनामिका के बचपन में पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे बड़ों की इज्जत करना अच्छे से आता था। अनामिका बोली, आंटी आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन आज आपको देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी माँ को देख लिया हो। कहते हुए अनामिका की आंखें हल्की नम हो गईं। गीता जी ने जब अनामिका की नम आंखें देखी तो उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आ गया और उन्होंने बिना देरी किए अनामिका को अपने गले से लगा लिया और अनामिका भी उनके गले से लग गई। पता नहीं, लेकिन अनामिका कभी भी उनसे मिली नहीं थी, लेकिन आज पहली बार मिलकर उन्हें गीता जी से अपनापन फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गीता जी कोई और नहीं, अपनी उनकी माँ हो। वही गीता जी को भी आज ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अपनी बेटी उनके गले से लगी है। वो काफ़ी भावुक हो गई और अनामिका भी काफ़ी इमोशनल हो गई। तभी उनके कानों में अंश की आवाज़ पड़ी, स्वीट हार्ट चलें? अंश की आवाज़ सुनकर अनामिका ने अपने आंसू पूछे और गीता जी से अलग होते हुए बोली, बाय आंटी, अब मैं चलती हूँ। अनामिका के जाने की बात सुनकर गीता जी काफ़ी उदास हो गई और बोली, ठीक है बेटा, लेकिन जाने से पहले अगर अपना नंबर दे देती तो कभी कभार तुमसे बात कर लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कहते हुए गीता जी अपना फ़ोन निकालने लगी। अनामिका ने लाचारी से पहले उनकी तरफ देखा और फिर अंश को, और फिर धीरे से गीता जी से बोली, आई एम सॉरी आंटी। अनामिका अभी बोल ही रही थी तभी अंश हल्के गुस्से में गीता जी से बोला, मेरी स्वीटहार्ट अपना नंबर नहीं दे सकती। बोलकर अंश ने अनामिका का हाथ पकड़कर गाड़ी का डोर खोला और अनामिका को जबरदस्ती बिठाने लगा। अनामिका अभी भी मायूसी से गीता जी की तरफ देख रही थी और वो भी अनामिका की तरफ देख रही थी।
उनकी आंखों के सामने कुछ ही देर में अंश की गाड़ी ओझल हो गई। गीता जी उदास होकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। सिंगापुर। आगरे परेशान सा रागिनी को हर तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे रागिनी कहीं भी नहीं दिख रही थी। आगरे अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि अगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता तो रागिनी अभी उसके पास होती। आगरे रागिनी को ढूंढ रहा था, तभी उसकी नज़र वहीं रोड पर जा रही एक लड़की पर पड़ गई जिसने ब्लू कलर की ड्रेस के साथ साथ व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ था और वो एक आदमी के साथ जा रही थी। पहले तो आगरे को लगा कि ये रागिनी नहीं है, लेकिन जब वो थोड़ा उस लड़की के पास आया तो उसने देखा कि वो रागिनी थी और अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराते हुए अपने साथ चल रहे हर्षित से बात कर रही थी। ये देखकर आगरे, जो अभी कुछ देर पहले उसे घबराया हुआ परेशान हर जगह ढूंढ रहा था, फिर से रागिनी को हर्षित के साथ देखकर उसकी घबराहट गायब हो गई और फिर से उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और गुस्से में रागिनी के सामने आकर बोला, मैं आपको कब से पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा हूँ और आप किसी अजनबी के साथ घूम रही हैं। आगरे ने हर्षित को पॉइंट करते हुए रागिनी से कहा, लेकिन इस बार हर्षित भी चुप नहीं रहा। उसने बड़ी मुश्किल से रागिनी को नॉर्मल किया था और अब वो उसे फिर से हर्ट कर रहा था। हर्षित भी गुस्से में चिल्लाते हुए आगरे से बोला, पहली बात, रागिनी तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर तुम इस तरह सबके सामने चिल्ला रहे हो, और दूसरी बात, तुम्हारी लापरवाही की वजह से अभी कुछ देर पहले रागिनी का एक्सीडेंट हो जाता, मेरी वजह से। आगरे ने चौंकते हुए रागिनी को देखकर हर्षित से पूछा। आगरे को अनजान बनता देखकर हर्षित को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उसे बोलने वाला ही हुआ, तभी रागिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मना कर दिया। हर्षित गुस्से में बस अपने दांत पीस कर रह गया और ताना मारते हुए आगरे से बोला, जिसे अपने साथ लाए थे उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ना कि उसे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। आगरे भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी गुस्से में हर्षित की टोन में बोला, मुझे क्या करना है क्या निभाना है ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात, रागिनी से दूर रहना। बोलकर आगरे ने रागिनी का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा और रागिनी भी चुपचाप उसके साथ जाने लगी और हर्षित बस गुस्से में उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। अगर आज रागिनी उससे रोकती ना तो वो पता नहीं गुस्से में आगरे के साथ क्या कर देता। वहीं अंश की गाड़ी में अनामिका की आंखों के सामने बार बार गीता जी का उदास चेहरा आ रहा था, जिससे उसे भी काफ़ी बुरा लग रहा था। वह हल्के गुस्से में अंश की तरफ देखते हुए बोली, अंश, तुम उन्हें प्यार से भी तो मना कर सकते थे, फिर इतने गुस्से में उन्हें मना करने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अंश, जो सामने देखते हुए अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अनामिका की बात सुनकर उसने बिना एक्सप्रेशन के अनामिका को देखा और फिर सामने देखकर उसको टोंट मारते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें उनके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है, और कौन सा वो तुम्हारे रिलेटिव हैं जिनके लिए तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? अंश की बात सुनकर अनामिका कुछ मिनट के लिए खामोश हो गई और फिर अंश की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या हुआ, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो हमसे उम्र में बड़ी थी और इस नाते तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अंश गुस्से में ड्राइव कर रहे अनामिका के चेहरे को देखकर झुंझलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें हुआ क्या है? जब देखो किसी ना किसी बात पर बस गुस्सा करती रहती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस बात का फ़ायदा उठाओ। अनामिका जल्दी से अंश को समझाते बोली, अंश, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस इतना बोल रही थी। तभी अंश उसकी बात बीच में काट कर चिल्लाते हुए बोला, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, और एक बात तुम भी मेरी कान खोलकर सुन लो स्वीटहार्ट, मुझे कोई शौक नहीं है किसी से भी रिलेशन बनाने का, और ना मैं तुम्हें बनाने दूंगा। बोलकर अंश सामने की तरफ गाड़ी देखकर ड्राइव करने लगा, लेकिन वो अपनी नज़र तिरछी करके अनामिका को भी देख रहा था, जिसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। अंश को डॉक्टर की कही बात याद आ गई कि जितना हो सके वो अनामिका को खुश रखने की कोशिश करें। ये याद आते ही उसने गहरी सांस ली और अनामिका को मनाते हुए उससे पूछा, अच्छा स्वीटहार्ट, तुम क्या खाओगी? अंश के पूछने पर अनामिका की आंखें हैरानी से
बड़ी हो गई। जो आदमी उसे कभी बाहर का खाना खाने नहीं देता, आज वही उससे पूछ रहा था कि उसे क्या खाना है। अनामिका बोली, क्या तुम मुझे बाहर का खाने दोगे? अनामिका ने शक की निगाहों से देखते हुए अंश से पूछा। बदले में अंश उसे छेड़ने के अंदाज में बोला, स्वीट हार्ट, अब तुम तो खाने को मिलती नहीं, तो मैंने सोचा खाना खाकर ही अपना पेट भर लूं। बोलकर अंश अनामिका का चेहरा देखने लगा, जिसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। अनामिका शर्माकर अंश के कंधे पर धीरे से अपने हाथ का पंच बनाकर धीरे से मारते हुए बोली, अंश, तुम ना बहुत बेशरम हो गए हो। पापा बनने वाले हो, थोड़ा तो सुधर जाओ, वरना बच्चे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि उनके पापा कैसे हैं। अंश मुस्कुराते हुए अनामिका का एक हाथ पकड़कर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बच्चे क्या बोलेंगे? अब जब वो छोटी सी बच्ची अपने लिए दूल्हा ढूंढ सकती है, तो मैं तुम्हारे साथ रोमांस क्यों नहीं कर सकता? अनामिका बड़े प्यार से उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर अंश की आंखों में देखते बोली, कर सकते हो, लेकिन सुंदर लाल के साथ मैं रोमांस नहीं कर सकती। बोलकर अनामिका अंश का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। एक बार फिर से अनामिका को अपना मजाक उड़ाता देखकर अंश मन ही मन खुद से बोला, तत तेरे की, छोटी सी बच्ची के चक्कर में मेरी बीवी मेरा मजाक उड़ा रही है। सोचकर उसने अनामिका के चेहरे को देखा, जो खिलखिलाकर हंस रही थी। अंश ने कुछ सोचा और अचानक से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और अपनी आंखों में शरारत भर के अनामिका की तरफ देखने लगा। उसके इस तरह देखने से अनामिका उसके इरादों को भाप गई और जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, नो वे अंश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अंश, जो अनामिका से ये बोलने वाला था, क्यों उसका फेवरेट रेस्टोरेंट आ गया है, लेकिन जब उसने अनामिका की बात सुनी तो उसे थोड़ा और डरते हुए उसके करीब आकर बोला, मैं क्या नहीं करूँगा। अंश अनामिका के इतने करीब था कि उसे उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अनामिका अंश को रोक रही थी, लेकिन अनामिका के इतने करीब होने से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अनामिका की आंखों में देखा और फिर उसके गुलाबी होठों को अगले ही पल अनामिका के होठ उसके होठ में गिरफ्त कर लिए थे। इस एहसास से अनामिका की आंखें खुद ब खुद अपने आप बंद हो गईं। इतने दिनों बाद अंश को अपने इतने करीब देखकर अनामिका को भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक रोमांच की लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। इतने दिनों बाद अनामिका को किस करके अंश को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अनामिका को पूरा खा जाए। अंश के दोनों हाथ अनामिका के दोनों गालों पर थे और वो पूरा अनामिका के ऊपर झुका हुआ था। अनामिका के करीब होकर भी उससे दूर रहना अंश के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अनामिका की हेल्थ के बारे में सोचकर खुद को कंट्रोल कर लेता। लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हुआ था कि वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। अंश अभी अनामिका को किस कर ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ याद आ गया और वो तुरंत अनामिका से अलग होकर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, अंश बोला, कंट्रोल, तो अपनी स्वीट हार्ट को हर्ट नहीं कर सकता, और कुछ ही महीनों की तो बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचकर अंश ने गहरी सांस ली। तब तक अनामिका ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। उसने जब अंश को कुछ सोचते हुए देखा तो उसने पूछने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, तभी अंश ने उसकी तरफ देखा और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को सही करने लगा और उसके बाद अपनी पॉकेट से हैंकी निकालकर उसके चेहरे को साफ करके गाड़ी से बाहर निकल गया। अनामिका भी अपनी साइड का डोर खोलकर बाहर आ गई तो उस रेस्टोरेंट के नाम को पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अंश की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। अंश मुस्कुराते हुए अनामिका के चेहरे की वो मुस्कुराहट देखकर बोला, मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया। बोलकर अंश अनामिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। दूसरी तरफ सिंगापुर में आगरे रागनी वापस होटल आ गए। होटल आकर रागनी सीधे अपने कमरे में चली गई। उसका मूड आगरे की वजह से बहुत खराब हो गया था और अभी रागनी कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती थी। आगरे रागनी के पीछे पीछे उसके कमरे में गया, लेकिन डोर अंदर से बंद था। आगरे ने एक गहरी सांस ली और धीरे से डोर को नॉक करने लगा। कमरे के अंदर से गुस्से से भरी आवाज़ आई, कौन है? मुझे किसी से बात नहीं करनी। रागिनी का गुस्सा देखकर आगरे की हिम्मत नहीं हुई दोबारा डोर नॉक करने की। तभी उसके दिल में
एक आइडिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ मिनट बाद रागिनी का डोर फिर से नॉक हुआ। रागिनी ने इस बार गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होकर रूम का ड्रॉर खोला तो सामने एक वेटर अपने हाथ में रेड रोजेस का बुके लिए हुए खड़ा था। रागिनी के डोर खोलते ही वो वेटर मुस्कुराते हुए रागिनी को वो फूलों का गुलदस्ता देते हुए बोला, हेलो मैम, ये उन्होंने आपके लिए भेजा है, बोलकर उस वेटर ने एक तरफ पॉइंट किया जहां आगरे मुस्कुराते हुए खड़ा उसे ही देख रहा था और अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़े खड़ा उससे माफ़ी मांग रहा था। लेकिन रागिनी का गुस्सा इतने में ही शांत होने वाला नहीं था। उसने गुस्से में जोर से उन दोनों के मुंह पर ही डोर बंद कर लिया। वेटर ने मायूसी से आगरे की तरफ देखा और बोला, सर, आपकी गर्लफ्रेंड को देखकर लगता है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हैं। वेटर की बात सुनकर आगरे हल्का सा मुस्कुराया और उसके हाथ से वो रेड रोजेस बुके लेते हुए धीरे से बोला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वेटर तुरंत तबाक से बोला, मतलब वो आपकी वाइफ हैं? इस बार आगरे गुस्से में झुंझला गया क्योंकि अभी तक रागिनी उससे नाराज थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मनाए उसे, और ऊपर से इस वेटर ने उसे सवाल पूछ पूछ कर उसका दिमाग खा लिया था। आगरे ने गुस्से में वेटर की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हो। वेटर का मुंह बन गया। वो तो उसकी हेल्प कर रहा था, उल्टा उसी पर गुस्सा कर रहा था वो। वेटर गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आगरे ने गहरी सांस ली और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर डोर नॉक करने के लिए, लेकिन रागिनी के गुस्से के बारे में सोचकर उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और खुद से बोला, आगरे, कुछ और सोचना पड़ेगा, बोलकर आगरे वहीं पर टहलने लगा और रागिनी को मनाने का आइडिया सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने जल्दी से अपना फ़ोन पॉकेट से निकाला और खुशी से चहकते हुए बोला, जब गूगल बाबा हो साथ तो डरने की क्या बात, बोलकर आगरे नेट पर जल्दी से सर्च करने लगा, किसी लड़की को कैसे मनाए। हालांकि ये सब करते हुए आगरे को बहुत अजीब लग रहा था। इससे पहले कभी भी उसने किसी के लिए भी ऐसे नहीं किया था। नेहा जब उससे नाराज़ होती थी तब भी उसने कभी ऐसा नहीं किया था। उसके सर्च करते बहुत सारे सॉल्यूशन निकल आए। आगरे ने उस लाइन पर क्लिक किया जिस पर लिखा था, रिश्ता चाहे कोई भी हो, रूठना मनाना लगा ही रहता है, लेकिन बात जब लड़की की आती है तो यहाँ आसान काम नहीं होता। लड़कियाँ बहुत नाजुक स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से लड़कों को ऐसे समय में समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। और उसके नीचे कुछ टिप्स भी लिखी हुई थी जिन्हें आगरे बहुत ध्यान से पढ़ने लगा। टूटने की वजह जाने की, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें, अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दें, खास अंदाज में माफ़ी मांगे, डेट पर लेकर जाएं या फिर कोई सॉन्ग डेडिकेट करें। ऐसे ना जाने कितनी टिप्स लिखी हुई थी जिन्हें पढ़कर आगरे का दिमाग ही खराब हो गया। आगरे ने गुस्से में फ़ोन को बंद करके वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और रागिनी को मनाने का कोई दूसरा तरीका सोचने लगा जिससे रागिनी जल्दी से मान जाए। वहीं अंश रागिनी एक दूसरे का हाथ पकड़े रेस्टोरेंट के अंदर आए और रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से में चले गए जहां पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। दो बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे और उन चारों के बीच बड़ी सी गोल टेबल रखी हुई थी और उस पर अनामिका के फेवरेट फ्लावर्स और कुछ गिफ्ट भी रखे हुए थे और चारों तरफ रेड बलून। और ऊपर देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों गहरे समुद्र के अंदर हैं और बहुत सारी मछलियाँ उनके ऊपर से तैर रही थी। अनामिका के चेहरे पर छोटे बच्चे की तरह स्माइल आ गई और वो अंश का हाथ पकड़कर खुशी से चहकते हुए बोली, वाओ अंश, इट्स अमेजिंग। अनामिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो अलग ही दुनिया में आ गई है। अंश ने जब अपनी स्वीट हार्ट को ऐसे बच्चों की तरह खुद को स्माइल करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो अनामिका का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए सस्पेंस भरे तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, स्वीट हार्ट, आगे तुम्हारे लिए और भी सरप्राइज है। अंश की बात सुनकर अनामिका जल्दी से एक्साइटमेंट में बोली, सच्ची बताओ अंश, और क्या क्या सरप्राइज है। अंश अनामिका की एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा दिया और धीरे से अनामिका की नाक को हल्के से पिंच करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, वेट करो, सब पता चल जाएगा।
अनामिका मुंह बनाते हुए बोली, अंश तुम्हें पता है ना कि मुझसे वेट नहीं होता, अब जल्दी से बताओ। बोलकर अनामिका अपनी दोनों आंखें टिमटिमाते हुए अंश के चेहरे को देखने लगी कि शायद अब वो उसे बता दे। लेकिन अंश ने उसे कुछ भी नहीं बताया तो अनामिका ने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया। तभी उसके कानों में गिटार बजने की आवाज़ पड़ी। अनामिका ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे अंश बिल्कुल हीरो की तरह स्टाइल में अपने हाथों में गिटार पकड़े खड़ा था। अनामिका ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। उसने आज से पहले अंश को कभी भी गिटार या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी प्ले करते हुए नहीं देखा था। ये सब अनामिका के लिए किसी खूबसूरत सपने की तरह था जो आज हकीकत बन गया था। अनामिका की हमेशा से ही एक फैंटेसी थी कि जब भी उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करे तो किसी हीरो की तरह वो उसके लिए गिटार प्ले करे, और ना सिर्फ गिटार प्ले करे बल्कि उसका फेवरेट सॉन्ग तुझे देखा तो जाना सनम सॉन्ग भी गाए और उसके साथ एक रोमांटिक डांस करे। इसलिए उसने कई बार आदित्य को बोला भी था गिटार सीखने के लिए, लेकिन आदित्य को ये सब बस टाइम वेस्ट लगता था। इसलिए उसने कभी भी अनामिका की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आज अंश को गिटार प्ले करता देखकर अनामिका का वो सपना भी पूरा हो गया। अनामिका मुस्कुराते हुए एक कशिश के साथ अंश को देखने लगी। इस वक्त अंश वाइट कलर की शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लू कलर की जैकेट पहने अपने हाथों में गिटार पकड़े बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अनामिका की चेहरे तो उसके चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। तभी अंश मुस्कुराते हुए उसके पास आया और गिटार को सोफे पर रखकर बड़े रोमांटिक अंदाज में अनामिका का एक हाथ पकड़ा। तब जाकर अनामिका अपने सेंस में वापस आई और वो अंश के सीने से लगकर बोली, आई लव यू अंश। बोलकर अनामिका अंश से अलग हुई और उसकी आंखों में झेपते हुए उससे पूछी, वेल टुडे इज समथिंग स्पेशल। अंश बोला, हाँ बहुत ज़्यादा। बोलकर अंश ने अपना एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाला और एक छोटा सा रेड कलर का बॉक्स निकालकर उसमें रखी। उस रिंग को निकाला तो अनामिका की आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गईं। वो रिंग मेटेरियोराइट से बनी हुई थी, यानी कि जो आशिक प्यार में हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, वो अंश ने कर दिया था। अंश ने वो रिंग निकालकर अनामिका की उंगली में पहना दी और धीरे से उसके हाथ को चूम कर बोला, स्वीट हार्ट, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। बोलकर अंश ने अनामिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और आके बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें याद नहीं, लेकिन इस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, और तुम्हें देखते ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्ही से ही शादी करूँगा। अनामिका ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की तो उसे सब कुछ याद आ गया। आज के दिन ही वो पहली बार अंश से टकराई थी और उसके जाने के बाद उसे जी भर के कोसा भी था। ये याद आते ही अनामिका के होठों पर वो स्माइल आ गई। उसकी स्माइल को देखकर अंश समझ गया कि उसे याद आ गया। अंश ने अपने हाथों में गिटार को उठा लिया और अनामिका के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसका फेवरेट गाना गाने लगा, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा ये जाना सनम। अनामिका की आंखें और भी ज़्यादा हैरानी से बड़ी हो गई। ना सिर्फ अंश ने उसके लिए गिटार प्ले किया था बल्कि उसका फेवरेट गाना भी गा रहा था। अनामिका ने कभी भी उसके मुंह से कोई गाना सुना ही नहीं था और ना ही उसे पता था कि अंश इतना अच्छा कोई सॉन्ग भी गा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है, और वहीं हाल अंश का भी था। सालों पहले जब अंश रागिनी के प्यार में पड़ा था तब उसने उसके लिए गिटार बजाना सीखा था, लेकिन उसे गिटार प्ले करने का कभी मौका ही नहीं मिला और लगभग उसने ये सब फालतू चीज़ें छोड़ दी थीं। लेकिन जब उसे पता चला कि अनामिका को इन सब का शौक़ है और ये उसकी फैंटेसी है तो खास उसने उसके लिए फिर से गिटार प्ले किया था। अनामिका तो उसकी आवाज़ के जादू में मदहोश ही हो गई। उसे क्या पता था उसका पति अंश न सिर्फ गिटार अच्छा बजाता है बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा गाता है। शाम का वक्त हो रहा था। रागिनी अभी भी गुस्से में अपने रूम में बैठी हुई थी और वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अब वो रूम में बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए उसने बाहर जाने का डिसाइड किया और बेड से उठकर जैसे ही उसने रूम का डोर खोला तो चौंक गई।
एक आदमी अपने हाथ में रेड हार्ट से बहुत सारे बलून को पकड़े खड़ा था। बलून की वजह से उस आदमी का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस हार्ट से इतने सारे बलून्स को देखकर रागिनी के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी डोर को छोड़ दिया, जिससे एक एक करके वो सारे बलून्स आसमान में उड़ने लगे। रागिनी ने उस आदमी का चेहरा देखा तो गुस्से में अपना मुंह फेरकर दूसरी तरफ जाने लगी। आगरे जल्दी से रागिनी के पीछे भागा और उसके आगे आकर अपने दोनों घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को पकड़ लिया। रागिनी ने उसकी तरफ देखा और उसे इग्नोर करके आगे जाने लगी। तभी रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रागिनी के कदम अपनी जगह पर रुके, लेकिन अभी भी उसने आगरे की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। आगरे उसी तरह रागिनी से माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी रागिनी, मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। रागिनी की आंखों से आंसू छलक आए और वो गुस्से में आगरे की तरफ पलटी और अपनी महीन आवाज़ में बोली, इंटेंशन नहीं था, फिर भी आपने हर्ट किया ना। रागिनी की बात सुनकर आगरे जगह पर खड़ा हो गया। रागिनी गुस्से में उसके चेहरे को देखते बोली, कोई मुझे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सब कर देते हैं। मैं कोई प्लास्टिक की गुड़िया नहीं जो चुपचाप सब कुछ सहती रहूं। मुझे भी दर्द होता है, इंसान हूँ, कोई चीज़ ने जिसे जब चाहा जैसे इस्तेमाल कर लिया और बाद में छोड़ दिया। कहते हुए रागिनी की आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगे। आगरे ने जब रागिनी को इस तरह से रोते हुए देखा तो उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ रागिनी, मैंने तुम्हें हर्ट किया और इसलिए आई एम सॉरी। रागिनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो आगरे के दोनों हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोली, सॉरी कितना इजी शब्द है ना। अगर सॉरी से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो मुझे मेरी गलतियों की माफ़ी क्यों नहीं मिली। मैंने भी तो सॉरी बोला था ना, तो मुझे माफ़ क्यों नहीं किया गया। आगरे को समझ नहीं आ रहा कि वो रागिनी को कैसे समझाए कि वो उससे प्यार करता है। अचानक पता नहीं आगरे को क्या हुआ, उसने गुस्से में रागिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। रागिनी उसके ऐसा करने से एकदम से शॉक्ड हो गई और अगले पल वो हुआ जिसकी शायद दोनों ने ही कल्पना नहीं की थी। आगरे ने रागिनी को किस कर लिया और वो भी कॉरिडोर में। रागिनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहाँ से गुजर रही स्टाफ वर्कर और वहाँ कुछ मेड भी थी। रागिनी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, शर्म से या गुस्से से ये बताना मुश्किल था। वहीं आगरे इन सब से बेखबर उसे किस कर रहा था। रागिनी ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन दुबली पतली सी रागिनी अपने सामने खड़े हट्टे कट्टे आगरे को जरा भी हिला नहीं पाई। बेबसी उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो तो आगरे को इतना भला इंसान समझती थी, आज उसने भी उसका फ़ायदा उठाया था। ये सोचकर रागिनी के दिल में आगरे के लिए जितनी भी इज्जत थी वो सब कम हो गई। तभी आगरे ने रागिनी के होठों को छोड़ा और बिना वक्त गंवाए रागिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाने लगा। रागिनी ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ जाने लगी। रूम में लाकर आगरे रागिनी से वापस माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। रागिनी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में उसे अपना मुंह फेर लिया। आगरे उसके गुस्से को समझ रहा था और अपनी गलती मान भी रहा था। आगरे रागिनी के सामने आकर सब अपने अंदाज में बिल्कुल सीरियस होकर बोला, ठीक है रागिनी, तो मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें बताने वाला भी था, लेकिन मेरी मजबूरी ने मुझे रोक लिया। रागिनी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में बेड पर बैठ गई। अब उसे आगरे की बातों पर कोई यकीन नहीं था। आगरे ने जब ये देखा तो उसने भी उसे कुछ नहीं कहा और गुस्से में वॉशरूम में चला गया। रागिनी ने ना ही उसे रोका और ना ही कुछ बोली। वह भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। धीरे धीरे करके 1 घंटा बीत गया और अब रागिनी को आगरे की फिक्र होने लगी कि आखिर वो 1 घंटे से वॉशरूम के अंदर क्या कर रहा है। उसका दिल बेचैन होने लगा। आगरे ने जो भी किया वो उसके लिए वो उसे बहुत नाराज़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसके मन में आगरे के लिए फिक्र थी। और जब उसका दिल नहीं माना तो वो बेड से उठकर
बाथरूम की तरफ गई और अंदर का नज़ारा देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वहीं दूसरी तरफ हर्षित अपने रूम में बैठा हुआ रागिनी के बारे में सोच रहा था कि जल्दी से रागिनी को सारी सच्चाई बताकर कि वो उसकी बहन है जिसे उन्होंने एक एक्सीडेंट में खो दिया था। सब कुछ बताकर वो उसे अपने साथ ले जाएगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। हर्षित ने गहरी सांस लेकर अपने फ़ोन को उठाया और बालकनी के पास जाकर कॉल को पिक किया और हल्का मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको कॉल करना भूल गया। रागिनी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ से गीता जी की आवाज़ आई, बेटा क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि रागिनी हमारी छुटकी है? गीता जी की बात सुनकर हर्षित कंफ्यूज से हल्का मुस्कुराते हुए बोला, यस मॉम, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? गीता जी बोली, कुछ नहीं बेटा, आज मैंने बिल्कुल रागिनी की तरह ही एक लड़की को देखा, बिल्कुल उसी की जैसी, उसकी छोटी बहन अनामिका बिल्कुल रागिनी की तरह। और जब वो मेरे गले लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आयु मेरे गले लगी है। बेटा सिर्फ मेरे लिए एक बार तुम फिर से सब कुछ चेक करो। गीता जी की बात सुनकर हर्षित ने गहरी सांस ले उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, ओके मॉम। बोलकर हर्षित ने कॉल कट कर दी और खुद से बोला, मुझे कैसे भी करके रागिनी से बात करनी होगी। ठंडे सावर के नीचे आगरे खड़ा था। बर्फ का ठंडा पानी उसके चेहरे से होते हुए उसे भिगो रहा था। उसका शरीर अब हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरीके की कोई एक्सप्रेशन नहीं थे सिवाय जिद के। रागिनी ने जब ये देखा तो उसका दिल बैठने लगा और वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर आई और जल्दी सावर बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आगरे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी सख्त लहजे के साथ बोला, जब तक तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर लेती तब तक ये सावर बंद नहीं होगा। रागिनी गुस्से में चिल्लाते हुए आगरे से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? रागिनी भी आगरे के साथ सावर के नीचे खड़ी थी, जिस वजह से अब आगरे के साथ साथ वो भी भीग रही थी, लेकिन उसे भी अपनी कोई फिक्र नहीं थी। वो तो कैसे भी करके आगरे की जिद को खत्म करना चाहती थी। आगरे ने मायूसी से रागिनी का एक हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और नम आंखों से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, बस यही साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर मेरी मजबूरी ना होती तो जिस दिन तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है, यकीन मानो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और मेरे अंदर का डर कि तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो वो भी खत्म हो गया। रागिनी ने आगरे की आंखों में देखा। उसकी नीली आंखों में उसे सच दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी कुछ सवाल जो रागिनी को उस पर यकीन न करने के लिए मजबूर कर रहे थे। जब उसे और सहन नहीं हुआ तो वो आगरे को ताना मारते हुए बोली, मानती हूँ आपकी मजबूरी थी, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने तुम्हें शादी करने पर मजबूर कर दिया? रागिनी के इस सवाल पर आगरे बिल्कुल खामोश हो गया। वो उसे क्या बताए जब उसे ही नहीं पता था। आगरे को खामोश देखकर रागिनी फीका मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते बोली, नहीं है ना जवाब आपके पास मेरे इस सवाल का? बोलकर रागिनी आगरे से अपना हाथ छुड़ाकर वॉशरूम से बाहर जाने लगी। तभी आगरे ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रागिनी आगरे के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और सावर का ठंडा पानी दोनों के चेहरे से होते हुए दोनों को भिगो रहा था। आगरे के दोनों हाथ रागिनी की कमर पर थे, वहीं रागिनी के दोनों हाथ आगरे के सीने पर थे। किसने कहा कि मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं? आगरे के इतना बोलते ही रागिनी के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। वो दोनों इस वक्त बहुत करीब थे कि दोनों को एक दूसरे की सांसों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रागिनी बड़ी बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन आगरे ने कुछ बोलने की बजाय सावर बंद किया और रागिनी को अपनी बाहों में उठाकर रूम के अंदर ले जाने लगा। उसकी इस हरकत पर रागिनी हैरान हो गई। कहाँ तो उसे लगा था कि आगरे उसे वजह बताएगा, लेकिन यहाँ तो आगरे उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जा रहा था। आगरे ने धीरे से रागिनी को बेड पर बिठाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके वॉशरूम में वापस गया और एक टॉवल लेकर रागिनी के पास आया और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके उसने रागिनी की तरफ टॉवल बढ़ा दी। रागिनी असमन से उसे ही देख रही थी। तभी आगरे धीरे से बोला, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, इन्हें चेंज कर लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। आगरे की बात सुनकर रागिनी कानों में चींटियां गिरने लगी और उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल हो गया।
वाकई उसने अपने कपड़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और अब जब उसने अपने कपड़ों को देखा तो उसकी बॉडी से चिपक गए थे, इसलिए आगरे ने उन्हें पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। रागिनी का चेहरा शर्म से झुक गया। तभी अचानक से सर्दी लगने की वजह से उसे छींकें आने लगी। हालांकि आगरे बहुत देर से ठंडे सावर के नीचे खड़ा था, फिर भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रागिनी की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जिस वजह से वो अक्सर बीमार पड़ जाती थी। आगरे जल्दी से रागिनी के पास बैठा और खुद ही उसकी गीले बालों को टॉवल से पूछने लगा। हालांकि उसकी नज़रें ऊपर ही थीं, उसने एक बार भी रागिनी को नहीं देखा था। वहीं आगरे को अपनी केयर करता देखकर कहीं न कहीं रागिनी को अच्छा लग रहा था। वो बड़े गौर से आगरे के फेस को देख रही थी। गोरा गोल चेहरा, काली बाल और नीली गहरी झील सी आंखें, हल्की बियर्ड। आगरे का हैंडसम फेस रागिनी के बिल्कुल सामने था। तभी आगरे धीरे से उसके बालों को पोंछकर बेड से उठा और धीरे से रागिनी का कबर्ड खोलकर उसने उसमें से ब्लू कलर का सूट और वाइट कलर का स्वेटर निकालकर रागिनी को दिया। आप ये तब तक चेंज कर लीजिए। रागिनी ने धीरे से उसके हाथ से कपड़े लेकर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आगरे तुरंत उसके कमरे से बाहर निकल गया और रागिनी अपने कपड़े लेकर बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। वहीं हर्षित ने जब से गीता जी से बात की थी और उन्होंने उसे बताया था, तब से वो इसी बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से उसे उस दिन मॉल का हादसा याद आ गया। तो क्या वो लड़की जो उस आदमी के साथ थी वो रागिनी नहीं थी? हर्षित ने मन ही मन सोचा और अपना लैपटॉप निकालकर फेसबुक पर रागिनी की प्रोफाइल ढूंढने लगा। लेकिन रागिनी का तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं था। हर्षित ने इंस्टाग्राम पर चेक किया तो रागिनी का इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ था, लेकिन उस पर उसकी कोई भी फोटोज नहीं थी। तभी हर्षित का फ़ोन रिंग हुआ। हर्षित ने अपनी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ाए फ़ोन पिक किया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई। हेलो हर्षित। कौन? अनजान आवाज़ सुनकर हर्षित एकदम से चौंक गया। तभी दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आई। हर्षित, हर्षित, मैं कौन और तुम्हें क्या कॉल कर रहा है? ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी बहन, जिससे तुम ठीक से मिले भी नहीं, उसकी जान को खतरा है। हर्षित उसकी बात सुनकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ? दूसरी आवाज़ से बिल्कुल सीरियस आवाज़ आई। ठीक है, मेरी बात का मत करो भरोसा, बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, इन्हें एक हफ्ते में तुम्हारी बहन को मारने की कोशिश की जाएगी। बोलकर फ़ोन कट गया और हर्षित गुस्से में चिल्ला रहा था, हेलो हेलो। हर्षित ने गुस्से में फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने दोबारा उसी नंबर की कॉल की तो उसका फ़ोन नहीं लगा। जिसने उसे कॉल किया था, हर्षित ने तुरंत वो नंबर अपने असिस्टेंट कार्तिक को सेंड किया और उसकी सारी डिटेल निकलवाने के लिए बोला। वैसे तो हर्षित को उस अनजान शख्स की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक अनजाने डर भी लग रहा था। क्या पता जिसने उसे कॉल किया था उसकी बात सच हो, और क्या पता वाकई रागिनी की जान को खतरा हो, और सब कुछ जानते हुए वो अपनी बहन की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। वो जल्दी से अपने होटल से निकलकर रागिनी के होटल की तरफ चला गया। रागिनी चेंज करके अपने बेड पर बैठी अपने दोनों हाथों में गर्म कॉफ़ी के कप को पकड़े हुए अपने हाथों को सेक रही थी। वहीं आगरे उसे कॉफ़ी देकर अपने रूम में अपना फ़ोन लेने चला गया। रागिनी धीरे धीरे करके कॉफ़ी पीने लगी। तभी एक आवाज़ के साथ उसके रूम का डोर खुला। रागिनी को लगा शायद आगरे होगा, लेकिन जब उसने अपनी नज़रें उठाकर अपने सामने खड़े लड़के को देखा तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई, और वो कुछ समझ पाती तभी हर्षित उसके पास आया और डायरेक्टली उससे बोला, रागिनी अभी के अभी अपना सामान पैक करो। उसकी बात सुनकर रागिनी चौंक गई। तभी उन दोनों के कानों में आगरे की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पहले हमारे पीछे पीछे यहाँ चले आए और अब रागिनी के रूम में भी चले आए। हर्षित ने आगरे की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। और फिर से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रागिनी से बोला, रागिनी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ अभी यहाँ से चलो। बोलकर हर्षित ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी कुछ बोलती या कुछ रिएक्ट करती, एक जोरदार पंच हर्षित की नाक पर पड़ा और उसकी नाक से खून आ गया।
आगरे गुस्से में हर्षित के कॉलर को पकड़ते हुए अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से देखते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई रागिनी का हाथ पकड़ने की? रागिनी बहुत ज़्यादा डर गई और जल्दी से बेड से उठकर आगरे के पास आकर पीछे से उसके कंधे को पकड़ते हुए बोली, आगरे छोड़ो इसे। लेकिन आगरे पर तो जैसे हर्षित को पीटने का भूत सवार हो गया था। वो कई दिनों से हर्षित से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से रागिनी उससे नाराज़ हुई थी और उन दोनों के बीच गलतफहमी भी हुई थी। हर्षित ने एक नज़र आगरे को देखा और फिर उसके पीछे खड़ी डरी सहमी रागिनी को। सिर्फ उसके लिए उसने पहले भी जब अंश ने उस पर हाथ उठाया था तब भी उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज बिना बात आगरे के हाथ उठाने से उसे गुस्सा आ गया और उसने भी एक भरपूर पंच आगरे के मुंह पर मार दिया, जिससे आगरे कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। हर्षित उसके सामने आ गया और उसके कॉलर को पकड़कर एक भरपूर पंच फिर से उसके मुंह पर मारा। आगरे के मुंह से खून आने लगा और अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर किसी चीते की तरह टूट पड़े, लेकिन आगरे में भी ताकत कोई कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। रागिनी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और जल्दी से उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस वक्त दोनों पर ही एक दूसरे को मारने का खून सवार हो गया था। रागिनी बोली, प्लीज़ शांत हो जाओ, ऐसे मारपीट करके कुछ भी नहीं मिलेगा, हर आराम से इस बारे में डिस्कस करते हैं। आगरे गुस्से में बोला, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की?